हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूँ आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की तैयारी हम लोग साथ में कर रहे हैं और अब ये जो है आपका ये 10वां क्विज है। अब इसको ज़रा गुणा कर लो लगभग 20 से, तो अभी तक आप टोटल 200 क्वेश्चंस पार कर चुके हो। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार पीछे जा कर के ये सारे क्विज सॉल्व कर लेना, अपने आप इस फिगर तक आप पहुँच जाओगे। यानी 200 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो इस क्विज में जो कि आपका पहले यहाँ पे सवाल होगा वो क्या है, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। पहले खुद से यहाँ पे आप सोच के देखो क्या आपको इसका जवाब आता है। अगर आता है तो अंदर देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और अगर नहीं आता है तो चलिए मिल के सॉल्व करते हैं फिर से वही क्विज, जिसमें एक ही आपके लिए रूल है कि अगर राइट ऑप्शन हो तो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को +1 दीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है। यहाँ से देखो डायरेक्टली डेट पूछ ली गई है। ठीक है, यहाँ ईयर नहीं पूछा गया है। तो पहले बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सही जवाब को। मेरे ख्याल से 10 सेकंड का टाइम काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 23 मार्च। और सिर्फ 23 मार्च नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा 23 मार्च 1931 को। 1931 को 3 लोग थे, यानी सिर्फ भगत सिंह भी नहीं थे, तो उसके अलावा और कौन कौन थे, जरा मेरे साथ वो नाम भी दोहरा लीजिए। एक थे राजगुरु, ठीक है, और उसके अलावा थे सुखदेव। यानी इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। लेकिन उन्होंने गलती क्या की थी जो फांसी दी गई, राइट? तो उन्हें जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत यहाँ पे फांसी दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारी डेट्स अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? ये बात हो रही है 2015 की। ठीक है, तो फटाफट सोच के देखिए यहाँ पे कितने चरणों में उसका कंप्लीट हुआ होगा 2014-15 के जो आपके चुनाव हुए थे। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो नंबर 5 हमारी उंगलियों में, हमारी कितनी उंगलियां हैं? 5। तो वही चरण थे आपके बिहार की विधानसभा के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर और कैसे कैसे सवाल बनाता है। अब अगर मान लो वो आपसे पूछ ले कि बिहार की विधानसभा में कुल सीटें कितनी लड़ी जाती हैं, तो आंसर होगा 243 सीटें हैं विधानसभा के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लो उसने पूछ लिया राज्यसभा में इसकी कितनी सीटें हैं, तो इसकी सीटें हैं 16। आरएस का मतलब राज्यसभा होगा यहाँ पे। ठीक है, और वहीं एलएस का मतलब लोकसभा, तो यहाँ पे लोकसभा के लिए सीटें हो जाएंगी 39। ठीक है, 39। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए, चाहे वो आए विधानसभा से, चाहे आपका आए राज्यसभा से, या फिर चाहे लोकसभा से, आप आसानी से कर लोगे। और वहीं कितने चरणों में होता है? यहाँ पे लगभग 5 चरणों में। अब इसको याद भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, 10 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, अलग अलग दिन दिए हुए हैं, उन दिनों के सामने उसकी डेट दी हुई है। तो आपको अगर देखो यहाँ पे कोई एक भी जवाब पता होगा तो नीचे दिए हुए ABCD से आप मैच करके भी तुरंत जवाब निकाल दोगे। चलिए 10 सेकंड है, अब ये खुद से करके आप देखना कि आपको कौन से कितने सही होते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा यहाँ पे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप इसको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई आप लोग युवा हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो युवा की ही बात की जाएगी, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपके जनवरी में जो लगभग लगभग स्टार्टिंग जनवरी है आपका, यानी 12 जनवरी को पड़ता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अब युवा जो है भाई क्या करेगा, वोट देने जाएगा। तो वोट कब देगा? अगले आपकी डेट पे, यानी 25 जनवरी को। तो यानी मतदाता दिवस कब हो गया आपका?
25 जनवरी को हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर आप देखो तो विश्व डाक दिवस, ठीक है, तो विश्व डाक दिवस की अगर आपसे बात की जाए तो डाकिया डाक कब लेके आता है, तो 9 अक्टूबर को लेके आता है। और वहीं अगर बात की जाए मानवता की, तो मानवता हमें सिर्फ दिसंबर में ही दिखानी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 3 2 4 1। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, 10 लाख 10 लाख से अधिक है? जल्दी से बताइए आपको कौन सा इसमें सही आंसर लग रहा है। मेरे ख्याल से 10 सेकेंड अब हो चुके होंगे आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने एग्जाम में लगा दिया डी यानी 43, तो 43 यहाँ पे शहर हैं आपके जिनकी आबादी कितनी है, 10 लाख है, राइट। तो और अगर वहीं बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, ध्यान से देखिएगा, कुल कितने जिले हैं जिनकी आबादी कितनी है आपकी, 10 लाख है। अब इसका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब इसको साथ में नोट भी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया? थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा इसको बताने की। चलिए एंड टाइम अप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो कि किसके यहाँ पे फाउंडर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। काफ़ी नाम भी रहा है इसका माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स के द्वारा यहाँ पे संकल्प प्रदान अभियान को प्रारंभ किया गया था। कब? ये किया गया था साल 2010 में। और वहीं इसमें सिर्फ बिल गेट्स नहीं थे, एक और शख्सियत थी, उनका नाम है वारेन बफेट। अगर देखो याद ना हो पाए ना तो इतना केवल याद कर लेना कि संकल्प प्रदान को दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने शुरू किया था। तो एक हो जाएगा बिल गेट्स और दूसरे हो जाएंगे वारेन बफेट। से दुनिया के ही सबसे अमीर लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देखते हैं। भूरी क्रांति किसको बल देनी, यानी पूछा गया भूरी क्रांति किससे संबंधित है, सीधा यही सवाल है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। चलिए टाइम अप। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ याद कर लीजिए कि चाहे चाय कॉफ़ी हो या फिर कच्चा चमड़ा हो, ठीक है, इनके कलर की वजह से यहाँ पे भूरी क्रांति नहीं दिया गया है, बल्कि भूरी क्रांति दिया गया है खेती में विकास के लिए। अब मुझे बताओ जो खेती में विकास होगा कच्चे चमड़े ज़्यादा होगा या चाय कॉफ़ी से या फिर उर्वरकों से ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि को किससे संबंधित किया गया, भूरी क्रांति से। इसी तरीके से एक और एग्जाम में बड़ा फेवरेट सवाल रहता है नीली क्रांति। तो ये नीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है, फिश से। मछली खाना पसंद है ना, तो उसी मछली से आपका संबंधित है नीली यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर याद से ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है कि वो किस काल से, तो इतना याद रख लो कि अगर वो जिस व्यक्ति से संबंधित है वही काल रहा होगा। ठीक है ना, अब याद कर लो कि वो कौन से व्यक्ति के संबंध में था। जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। और अब मेरे ख्याल से 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है, राइट। तो सांची स्तूप को आपको एक ही व्यक्ति है जिसको महान कहा गया था। किसको कहा गया था, अशोक महान। और अशोक महान कौन से काल से संबंधित है, मौर्य काल से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल।
ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अशोका के यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है उन्हें पढ़ने में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसप। ये एग्जाम में बहुत रिपीटेड सवाल में से है कि अशोक के अभिलेखों को किस व्यक्ति ने पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन असंगत है, 4 यहाँ पे व्यक्ति दिए हुए हैं, अलग अलग लोग कार्य करते हैं, बस उन्हीं कार्यों के आधार पे विभाजित किया गया है। मेरे ख्याल से एक तो बहुत ही फेमस नाम है, 1 या 2 तो सुने ही होंगे, गारंटी है। जल्दी से 10 सेकंड में आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर आपने संजीव कपूर का नाम बड़ा सुना होगा, ये एक कुक हैं, और ये कुक यानी जो खानसामे होते हैं जो खाना बनाते हैं। इसी तरीके से तरला दलाल भी क्या है, एक कुक है, और नीता मेहता का भी नाम भी एक कुक के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 व्यक्ति तो कुक हो गए भाई। अब लास्ट में कौन बचा आपका, ए यानी कि कुणाल कपूर। अब नाम से आपको अगर ना याद आ रहा हो तो आप लोगों ने एक बड़ी ही अच्छी मूवी देखी होगी, रंग दे बसंती, ठीक है। तो रंग दे बसंती में इन्होंने किरदार निभाया था कुणाल कपूर ने। तो ये कौन हो गए, एक्टर। तो बाकी सब कौन हो गए, कुक हो गए। मेरे ख्याल से असंगत चीज मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की। अब जो लोग लगातार ये क्विज कर रहे हैं ना, उनको तो ये सवाल 2 सेकंड में आ जाएगा। अगर नहीं आता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड में हम लोग फिर से साथ में करेंगे इसको। एंड टाइम अप। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर था और रहेगा वो है नेपाल। बस इतना याद रख लो कि साल 2016 में इसका संविधान बदला गया था, और उस संविधान को बदल के ये हिंदू राष्ट्र के स्थान पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में इसको बनाया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष बनाया जाएगा आपका धार्मिक के स्थान पे, तो पूरा पूरा यहाँ पे संविधान भी नया ही बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन में भी यही समस्या चल रही है और सवालों में भी यही समस्या है। देखो जल्दी से बताओ 10 सेकंड में आपको कौन सा सही जवाब लग रहा है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सबसे अधिक वहीं पर है जहाँ जो राज्य सबसे अधिक शिक्षित है, ठीक है, और सबसे अच्छी वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं। अब मुझे बताओ इतना विकसित राज्य कौन सा है, केवल एक। तो इस ये मुलजिम कौन है, केवल केरल मुलजिम है, ठीक है। अब याद रखना केरल यहाँ पे नंबर 1 पे है मदिरा सेवन में। लगभग कितनी मदिरा का सेवन होता होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लीटर प्रति व्यक्ति, ठीक है। और वहीं दूसरे स्थान पे तो मेरे ख्याल से ये नाम तो सबको पता होगा, पंजाब। तो पहले हो गया केरला और फिर हो गया पंजाब। केपी सिंह याद रख लेना, मदिरा सेवन का यहाँ पे ऑर्डर भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, धर्म के आधार पर पूछा गया है कि कौन से किसके यहाँ पर भाग हैं। मेरे ख्याल से ये तो अब आप सब लोग कर ही लोगे। तो जल्दी से बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे दिए हुए ABCD से मैच करने के बाद। चलिए टाइम अप। तो देखिए पहले तो उसको साथ में ही सॉल्व किया जाए, मेरे ख्याल से इतना कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि देखो हिंदू यहाँ पे किस कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं, सनातनी और आर्य समाजी में। मुसलमान किस में विभाजित हुए हैं, सिया और सुन्नी में। और वहीं सिख आपके निरंकारी और नामधारी में, और इसी तरह ईसाई आपके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,
डी। एक बार खुद से भी मैच कर लीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ ये तो किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भाई आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? वेस्टलैंड, जो खराब जगह है, खराब भूमि है। तो मुझे बताओ डेजर्ट के अलावा कोई और ज़्यादा खराब भूमि हो सकती है? आर्द्र भूमि। ठीक है, अब खुद से सोच के देखो कहाँ पे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि होगी, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड पूरे हुए आपके। तो देखो यहाँ पूछा क्या गया था, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि में डेजर्ट भी आपके जो आते हैं, जो वेस्टलैंड होते हैं, लवणीय भी पूछ लिया गया, यानी बगल में ओशियन भी है। तो यानी डेजर्ट है और ओशियन है, तो इसका मतलब तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? गुजरात। और गुजरात में अगर पूछा जाए तो रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ वो जगह है जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बताओ तो गुजरात और किसके लिए फेमस है? तो इसके अलावा आपका बब्बर शेर के लिए भी फेमस है। और एक चीज़ और है जिसके लिए थोड़ा मजाक भी बनाया गया था, तो वो है आपका जंगली गधा। जी हाँ, जंगली गधे भी आपके बहुत मिलते हैं गुजरात में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे साथ में बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं के बारे में पूछा गया है, ईजी है अगर लेखपाल बनना है तो। जल्दी बताइए 10 सेकंड में आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है। चलिए जी, समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे अगर कहा गया है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, यानी नंबर 1 पे कौन है, तो एक ही है, वो है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश केवल गेहूं यानी वीट में है तो नहीं, इसके अलावा आलू और इसके साथ साथ चीनी के उत्पादन में भी नंबर 1 है। आलू, चीनी और इसके अलावा गेहूं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर लो कि मीठे आलू में रोटी के साथ खाई, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी? आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लो मान लो बाई चांस के दूसरे स्थान पे कौन है गेहूं में, तो उसका जवाब हो जाएगा पंजाब। और तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो अब मेरे ख्याल से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला? जल्दी से सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसमें आप अगर आप राइट आंसर सुनोगे तो खुद भी चौंक जाओगे। चलिए समय समाप्त होता है। तो यहाँ पूछा गया है 1913 से 2014, यानी जब से आपका नोबल लगभग शुरू हुआ और कब तक, आपके वर्तमान समय तक। ठीक है, चाहे 2015 ले लो चाहे 2019 ले लो। तो अभी तक यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर था 8, जो कि यहाँ पे आपके तीनों यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 यहाँ पर अगर आपको याद रखना हो तो याद रख लो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के हाथ कितने होते हैं? 8 ही तो होते हैं। तो ऑक्टोपस को याद कर लो नोबेल प्राइज से जोड़ करके, आपको अपने आप याद रहेगा कुल कितने लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर मान लो एक दो व्यक्तियों के नाम पूछें तो एक नाम याद कर लो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक है हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं सीवी रमन, रमन इफेक्ट का इन्होंने खोज की थी। और इसके अलावा अमर्त्य सेन। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ये सब यहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं, क्योंकि हो सकता है इनको किसी और देश की यहाँ पे नागरिकता भी हासिल हो। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने 3 नाम डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति होता है जो उस पद की शपथ ले लेता है और 5 साल तक कार्य करता है। कार्यवाहक वो होता है जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो अब इसमें से वो नाम देखो जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो मेरे ख्याल से वही कार्यवाहक भी नहीं होगा। राइट, तो फटाफट देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
चलिए टाइम समाप्त होता है आपका। तो एक ही नाम है जो बहुत फेमस लग रहा होगा इसमें, वो है जाकिर हुसैन। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। केवल वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसमें आपके हिदायतुल्ला खान भी आ जाएंगे, वी गिरी भी आ जाएंगे और बी जत्ती भी तो आ जाएंगे। अब इसको अलग से नोट करो क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट एक साथ मिल गए कि कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन कौन थे आपके, ये राष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक, 1967 से लेकर के 69 यानी कि 2 वर्ष तक। ठीक है, और ये हमारे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। तो उम्मीद करता हूं यहां पे जानकारी पूरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूछा गया किस धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल होता कौन सा है, HNO3 होता है। तो ये पूछा गया किस पर बेअसर होगा। जल्दी से सोच के बताओ कि आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं अब आपके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि सोना। तो गोल्ड पर कभी भी HNO3 का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को अब यहाँ पे नोट कर लो कि ऐसी कौन सी धातु है जिसपे HNO3 का कोई प्रभाव नहीं होता, वो है गोल्ड। तो यानी कि HNO3 आपका सिल्वर का, तांबा और निकल, इन तीनों पे ही क्या करता है, रिएक्शन भी तो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके लिए अलग से एक पॉइंट हो गया। तो दोनों ही पॉइंट अलग अलग यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पूछा क्या क्या, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझो, भले ही ना पता हो अपने आप जवाब लगा कर ले जाओगे। समुद्री पुल पूछा गया ना, समुद्री पुल। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर काम कहाँ पे होता है, यानी कि सबसे ज्यादा बिजी पोर्ट कहाँ पे है। अपने आप जवाब मिल जाएगा, समुद्री पुल भी वहीं होगा। तो समय आपका समाप्त होता है। सबसे जो बिजी पोर्ट है वो कौन सा है, मुंबई का पोर्ट है, मोस्ट बिजी पोर्ट है। इसके अलावा ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट भी है, इसको भी याद रख लेना। बिजी पोर्ट है प्लस आर्टिफिशियल पोर्ट है। और यहाँ पे जो आपका तटवर्ती शहर के बारे में पूछा गया था, सबसे लंबा समुद्री पुल, उसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब फिर से दोहरा रहा हूं कि तटवर्ती शहर कौन सा, मुंबई, जिसके किनारे सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसका नाम है राजीव गांधी समुद्री पुल, जो कि सबसे बिजी भी है और उसका आर्टिफिशियल रूप से बनाया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी हल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो सबको देना ही पड़ेगा। बहुत ईजी है, आसान भी है मेरे ख्याल से। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वदेशी हल क्या है। चलिए एंड टाइम अप। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण, यानी जिससे आप सबसे पहले जुताई करते हो। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, स्वदेशी हल। एक ए ऑप्शन जरा देखो, तो यहाँ पूछा गया है द्वितीयकरण उपकरण। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक आपने नाम सुना होगा डिस्क हैरो का, ठीक है, जिससे क्यारियां बनाई जाती हैं, तो वो है द्वितीयक उपकरण। तो यानी कि नम धाती का कुदाल भी गलत हो जाएगा और एक बहुउद्देशीय उपकरण भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईख यानी कि शुगर केन की अदसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। अदसाली किस्म की फसल अवधि हो या फिर आपकी कोई भी यहाँ पे आपकी जैसे पूछा जाए फसल के बारे में। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखो कि ऑप्शन क्या क्या आपसे कह रहे हैं, अपने आप सही जवाब मिलता है फिर। चलिए एंड टाइम अप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माह।
18 माह लगभग लगभग आपका 1.5 साल हो गया। इतनी लंबी चलती है आपकी आपकी अधसाली किस्म, क्योंकि ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन एग्जामिनर सिर्फ अधसाली किस्म तो नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी किस्मों की, तो एक किस्म है रस भरी, ठीक है, दूसरी किस्म है इसकी श्यामा, और वहीं तीसरी जो किस्म है आपकी वो है राजभोग। खाने में भी अच्छा लगता है और मीठा भी होता है, बिल्कुल गन्ने की तरह। तो गन्ना रसभरी भी है, गन्ना राजभोग की तरह मीठा भी है, और गन्ना श्याम भी तो होता है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो भैया ये तो सबसे कॉमन जवाब है। इसको अगर सोचना भी तो ऐसे सोचो कि तुम जाते हो सीधे पानी लगा देते हो ना, ना किसी भी व्यवस्था की जरूरत होती है वहाँ पे, ना कुछ होती, सीधे गए खेतों में पाइप डाल दिया। अब मुझे बताओ वहाँ कौन सी सिंचाई हो रही होगी? चारों ऑप्शन देख लो, अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए टाइम अप। तो देखो 90% सिंचाई पूछी गई है ना, तो सिंचाई किस किस से होती है भैया? नहर से होती है, नलकूप से होती है, और उसके अलावा कुएं और तालाब यानी पोखर से भी तो होती है। तो ये जो सारी की सारी है ये खेतों में डायरेक्टली क्या कर रही है, आपकी सतही सिंचाई करती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और वहीं अगर बात कर ली जाए भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई आपकी इरिगेशन है वो किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा नलकूप के द्वारा होता है। तो इसको भी अलग से नोट कर लेना। तो आज हम लोगों ने कुल क्वेश्चंस कर लिए नंबर 20, यानी 20 हम लोगों ने सवाल किए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, जैसे कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको चाहो तो आप लाइव आकर के डेली 1 बजे मुझसे पूछ सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।